हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल IR वर्ल्ड में। पिछली वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन ये यूनिट शुरू किया था, जो कि फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस यूनिट के हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन और काफ़ी रिलेशन भी देखा है। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, काफ़ी रिलेशन हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। तो चलिए आज हम उस यूनिट के आगे के टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पिछली वीडियो में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल सर्कल के अराउंड मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और ये वेलोसिटी चेंज होने की वजह से पार्टिकल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी बदलती रहती है, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। हम इसे यूँ कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के दौरान अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर सर्कुलर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। ये फिजिक्स है सर्कुलर मोशन की। अगर सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि पार्टिकल की डायरेक्शन भी चेंज होगी और उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना लाजमी है। इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने की वजह से होता है, जिसे हम AC से डिनोट करते हैं। ये सेंटर के अलोंग लगता है, ये एक्सेलरेशन सेंटर के अलोंग लगता है और ये वेलोसिटी से 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है। AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, जहाँ V लीनियर वेलोसिटी है, R रेडियस है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, जहाँ हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। ये इस इक्वेशन में रखने पर तो हमारा हो जाएगा AC इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन R। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी AC इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा AC इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन R। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी AC इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा स्क्वायर। जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC आया वो किस कारण आया, वो किस वजह से आया, उस पर एक फोर्स लगी, तभी हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब जाहिर सी बात है, फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव करा और मूव करने से उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। इस एक्सेलरेशन को हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा। अब जो फोर्स इस पे लगी, इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स है, यानी कि सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स है, इसलिए हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स है, इसलिए हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इस कंडीशन में मास और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इक्वल होगा फोर्स के, तो हम इसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि FC इज इक्वल टू MAC, M इंटू AC होता हमारा V स्क्वायर अपॉन R। तो हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है V स्क्वायर अपॉन R। तो हम इसे लिखेंगे इसमें FC इज इक्वल टू M इंटू V स्क्वायर अपॉन R। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये FC इज इक्वल टू M इंटू V स्क्वायर अपॉन R, जहाँ हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। V की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर तो हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी FC इज इक्वल टू
m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि जहाँ सर्कुलर मोशन है वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। तो चलिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ कहाँ लगता है सर्कुलर मोशन के दौरान। पहली एग्जांपल है इसकी, एक पत्थर को एक धागा बांधकर उसे गोल गोल घुमाया जाएगा तो धागे में एक तनाव आएगा, यानी कि टेंशन लगेगा, अंदर की तरफ एक टेंशन फोर्स लगेगी। जो ये टेंशन फोर्स होती है यही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स है। जो भी नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होंगी। चलिए हम इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। एक न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है, तो न्यूक्लियस उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अपनी तरफ खींचता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। तो हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की इस एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, यानी कि ये फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएंगी। इसकी तीसरी एग्जांपल है सन और अर्थ। जो सन होता है वो ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये सम एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स की। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसका अगला टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक से आपको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इस टॉपिक को कवर करने के बाद ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम। तो चलिए हम कोनिकल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड क्या होता है इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। रस्सी के साथ पेंडुलम को ऐसा घुमाया गया। जिसमें ये एंगल होगा हमारा थीटा। इसमें एक फोर्स लगेगी टेंशन अंदर की तरफ, जो कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है, और इसका वेट रहेगा स्टोन का, पत्थर का। इस पे ये हमारा थीटा एंगल रहेगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, टी साइन थीटा, और जो थीटा की तरफ होता है वो टी कॉस थीटा होता है। तो हम इसे अलग लिख देते हैं पहले। ये हमारा होगा टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, ये हमारी होंगी लेंथ। ये हो जाएगा हमारा एम जी, और ये हो जाएंगे हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। चलिए हम देखते हैं कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। तो हमारा होता है टाइम पीरियड इज इक्वस टू टी इज इक्वस टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल यहाँ वर्टिकल लेंथ है
तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एल कॉस थीटा अपॉन जी। इसे हम आगे ड्राइव करेंगे। तो चलिए हम इस कोनिकल पेंडुलम में देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट। तो चलिए हम इस कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन है टी कॉस थीटा, जो ऊपर की तरफ लग रही है, टी कॉस थीटा जो थीटा का कंपोनेंट है, ये उसके वेट के बराबर होगा, यानी कि उसके वज़न के बराबर होगा। और दूसरा कंपोनेंट टी साइन थीटा, ये इक्वल होगा इसके सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, यानी कि जो अंदर की तरफ टेंशन लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। अभी आपको मैंने इसकी एक एग्जांपल बताया है। जो टेंशन फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। तो हम इसे अब लिखेंगे। तो टी साइन थीटा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये एंगुलर स्पीड के साथ पेंडुलम घूम रहा है। टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन हो जाएंगी 2, और ये हो जाएंगी हमारी पहली इक्वेशन। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करने पर टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। तो हमें इस डायग्राम में दिख रहा है कि धागे की लेंथ एल है और ये इसका रेडियस है, और ये इसका थीटा एंगल होगा। थीटा जिस तरफ रहता है वो एल कॉस थीटा हो जाएगा, और ये एल साइन थीटा हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि एल अपॉन आर हो जाएगा ये। तो हमारा आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा फिर एल साइन थीटा। तो हम इसे ये इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। आर की जगह पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एल इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। ओमेगा स्क्वायर ये साइड में जाएगा तो हमारा होगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो चलिए अब हम इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है। तो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था ओमेगा के लिए टाइम पीरियड होता हमारा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। टी को ये साइड में भेजेंगे हम, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन वी स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में जाएंगे जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये होता हमारा टाइम पीरियड कोनिकल पेंडुलम के लिए। अब मान लो कि इसमें कंडीशन है कि थीटा 0 हो जाए,
पहले तो हमने पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया था। अगर थीटा 0 हो जाए तो हमारा इसमें कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा 0 अगर हो जाए तो ये हो जाएगा 1। तो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा टाइम पीरियड देगा t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन L अपॉन जी। तो ये था कोनिकल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को बार बार देखें। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें और इसे समझें। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट करें, हम इस टॉपिक को अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर्कुलर मोशन में जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होंगी, क्योंकि ये फोर्स बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स है। ये एक इमेजिनरी फोर्स होती है, इसे स्यूडो फोर्स भी कह सकते हैं। ये एक इमेजिनरी फोर्स है, इसे स्यूडो फोर्स भी कह सकते हैं। ये सेंटर की आउटवर्ड लगने वाली फोर्स होती है, इसलिए हम इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है एन अपीरेंस फोर्स विच टेंड्स टू मूव ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर इन अ सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका फॉर्मूला भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ही होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है सेंटर की तरफ। तो इसका फॉर्मूला होगा FCF इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, जहाँ v की वैल्यू इसमें रखने पर होंगी FCF इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। FCF इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर से बाहर होती है। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जब कोई गाड़ी सर्कुलर पाथ, मतलब जिसका टर्न सर्कुलर हो, वहाँ से टर्न लेती है और गाड़ी का अचानक ब्रेक लग जाता है, तो उसमें बैठे पैसेंजर बाहर की तरफ जाने लगते हैं। और इसके एक और बढ़िया एग्जाम्पल है। एक बकेट लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसे धागा बांधकर गोल गोल घुमाइए, तो बकेट में जो पानी होगा वो सर्कुलर मोशन की वजह से बाहर नहीं गिरेगा, क्योंकि उस पानी पर एक फोर्स लग रही जो उसके बाहर की तरफ लौट रही। जैसे सर्कुलर मोशन में वो बकेट गोल गोल घूमेगी, हालांकि पानी तो बाहर गिरना चाहिए, पर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी बाहर नहीं गिरेगा। यह होगी इसकी दूसरी एग्जाम्पल। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काफ़ी यूज़ भी होता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से दूध से मलाई को अलग किया जाता है। मलाई की डेंसिटी कम होती है, इसलिए इस पर कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और दूध की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इस पर ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इसलिए दूध नीचे और मलाई ऊपर उड़ जाती है। इस तरह से दूध से मलाई को अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमारे डेली रूटीन में भी यूज़ होती है। इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में एक स्पिनर लगा होता है जो कपड़ों को सुखाने में मदद करता है, यानी कि कपड़ों से पानी को निचोड़ देता है। जैसे ही हम कपड़े इसके अंदर डालते हैं तो कपड़े सारे बीच में रहते हैं, और जैसे ही स्पिनर घूमता है तो सारे कपड़े एक तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही वॉशिंग मशीन स्टार्ट करते हैं और जब ये स्पिनर तेज़ घूमता है तो कपड़ों को बाहर की तरफ धकेल देता है। कुछ देर के बाद हम इसे देखते हैं कि कपड़े बीच में थे पर साइड में हो चुके हैं। ये जो होता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। ये थी कुछ एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। उम्मीद है कि ये एग्जांपल से आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है सब समझ आ गया होगा। तो चलिए हम इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक से भी आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है समझ आ जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब कार सर्कुलर पाथ से टर्न लेती है तो उसमें कौन कौन से मैकेनिज़्म देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड। उसके बाद हम बैंकिंग ऑफ रोड को समझते हैं। उससे पहले टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड, इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही कोई कार रोड पर ड्राइव करती है, मतलब रोड से चलती है, तो उसके पहियों में
और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगती है। पहियों और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और ये सरफेस पे लगता है। ये तो का कंसेप्ट पहियों और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है। अब जैसे कार कोई सर्कुलर पाथ पर, मतलब ऐसा रोड है जिसका टर्न गोल हो या सर्कुलर हो, जैसी कार वो रोड से टर्न लेती है तो कार बाहर भागने लगती है। जैसी गाड़ी सर्कुलर पाथ से टर्न लेती है तो गाड़ी बाहर भागने लगती है। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और एक फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचती है, ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगती है, जो उसको अंदर की तरफ रोके रख रही, ये फोर्स बनती है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। ये फोर्स बनती है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, जो कार को ज़्यादातर अंदर की तरफ संभाले रखती है। वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से तो कार बाहर जाती है, मगर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो कार के एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब कार बाहर जाकर टकरा सकती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। अब क्या कंडीशन है कि कार वो रोड से टर्न ले और स्लिप ना हो, मतलब बाहर की तरफ ना जाए, तो उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि फ्रिक्शन मैक्सिमम होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। मतलब कि F मैक्सिमम ग्रेटर देन इज इक्वल टू mv²/r, जिसमें F मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा होना चाहिए, तो कार के बाहर जाने के चांसेस कम होंगे। अब अगर कार रोड पर चलती है तो उसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, कि उसकी है वेट और एक उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर कार रोड से गुजरती है तो उस पर हमें दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। एक है उसका वेट, एक है उसकी नॉर्मल फोर्स। तो जो नॉर्मल फोर्स होंगी वो उसके वेट के बराबर होंगी। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स हमारी होती है इसमें F मैक्सिमम इज इक्वल टू μn, जहाँ म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, और n नॉर्मल फोर्स है, जो हमारी नॉर्मल फोर्स होती है उसके वेट के बराबर होती है। F मैक्सिमम इज इक्वल्स टू μmg, और हमारी जो F मैक्सिमम फोर्स है वो ज़्यादा होनी चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मुकाबले, तभी कार के बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। F मैक्सिमम की जगह हम रखेंगे μmg ग्रेटर देन इज इक्वल टू mv²/r। m से m कैंसिल हो जाएगा। μg ग्रेटर देन इज इक्वल टू v²/r। v² इधर जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा v² लेस देन इज इक्वल टू μgr। स्क्वायर हटाएंगे, ये ब्रैकेट में जाएगा, लेस देन इक्वल टू μgr। ये कंडीशन होनी चाहिए हमारी। वेलोसिटी कम होनी चाहिए μgr के स्क्वायर रूट के, तो हमारी कार स्लिप नहीं होंगी और बाहर की तरफ नहीं जाएंगी। अगर बहुत तेज़ स्पीड से अगर कार भागती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा होता है। अगर बहुत तेज़ स्पीड से कार भागती है तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा होगा, तो कार के बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगी। अगर स्पीड कम होंगी, v लेस देन इज इक्वल टू √μgr से कम होने पर बचने के चांसेस ज़्यादा होंगी। अगर इससे ज़्यादा होती है स्पीड, ये कंडीशन से v लेस देन इज इक्वल टू μgr, इससे अगर ज़्यादा होती है तो फिर फ्रिक्शन फोर्स भी उसे बचा नहीं पाएगा, फिर कार के स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगी। ये तो होगा एक जैसे रोड पर कार का ड्राइव करने का कंसेप्ट। अगर स्पीड ज़्यादा होंगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा होगा, तो फिर इसे फ्रिक्शन भी बचा नहीं पाएंगा। स्पीड कम होंगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम होगा, तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा, जिसकी वजह से कार आसानी से बची रहेंगी और कार का बाहर जाने के चांसेस कम होंगे। ये कंडीशन थी एक फ्लैट रोड पर कार के बचने की। कार कैन नॉट बी स्लिप, ये कंडीशन थी कार के स्लिप नहीं होने की। अब मोस्ट ऑफ केसेस में तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम भी लगती है,
जैसे कि बारिश के मौसम में पहिए और रोड के बीच में बहुत कम फ्रिक्शन होती है। बारिश की वजह से फ्रिक्शन फोर्स कम बनती है, जिसकी वजह से म्यू की वैल्यू भी कम हो जाती है और स्पीड मैक्सिमम होने पर यानी कि तेज़ स्पीड होने पर फिसलने के चांसेस, कार के बाहर जाने के या फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तब तो आपको फ्रिक्शन भी नहीं बचा सकता। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि जिसकी वजह से कार बाहर की तरफ ना जाए। कार कैन नॉट बी स्लिप ऑन अ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड की थ्योरी को यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम बैंकिंग ऑफ रोड को समझते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। रोड को थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया जाता है जहाँ से गाड़ी टर्न लेती है। ये इसलिए करते हैं कि जब गाड़ी हाई स्पीड से टर्न पर से गुजरती है तो उसे एक फोर्स बाहर की तरफ खींचती है जो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक फोर्स जो उसे अंदर की तरफ खींचती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो लगती है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। जब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है तो गाड़ी बाहर जाने लगती है। ऐसी कंडीशन में अगर फ्रिक्शन फोर्स इसे नहीं बचा पाई तो रास्ते के किनारे को थोड़ा ऊंचा उठा दिया जाता है ताकि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा बने। अगर गाड़ी आखिरी कंडीशन में मतलब बाहर जाने की कंडीशन में आ गई, गाड़ी रोड से स्किड होना शुरू होगी मतलब बाहर की तरफ जाने लगी, तो अब तो कोई फोर्स उसे बचा नहीं पाती। तब बैंकिंग ऑफ रोड का यूज़ होता है जिसकी वजह से वहाँ से फ्रिक्शन फोर्स बनती है और गाड़ी अंदर की तरफ आने लगती है। इसलिए बैंकिंग ऑफ रोड की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए अब हम देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड में कौन कौन से मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं। मान लो कि एक गाड़ी है, ये हाई स्पीड से सर्कुलर पाथ से टर्न ले रही है, तो इस पर एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही है जो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है फ्रिक्शन फोर्स। इससे पहले हमने टर्निंग ऑफ कार में आपको इसका कंसेप्ट पूरा समझाया है। इसको आप समझ सकते हैं वीडियो को थोड़ा पीछे लेकर, इसी वीडियो में समझाया मैंने। बैंकिंग ऑफ रोड की ज़रूरत हमें उस वक्त महसूस होती है जब फ्रिक्शन ज़ीरो होता है, यानी कि बारिश के मौसम में पहिए और रोड के बीच में फ्रिक्शन बहुत कम होता है। गाड़ी के बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर हाई स्पीड में गाड़ी रोड से टर्न ले रही है। अगर मीडियम स्पीड या कम स्पीड रही तो गाड़ी आसानी से गुजर जाएंगी। मान लो कि गाड़ी हाई स्पीड से टर्न लेती है सर्कुलर पाथ से और बारिश का मौसम है, तो इस कंडीशन में बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रास्ते के किनारे को कुछ हद तक के ऊंचा उठा दिया जाता है ताकि गाड़ी बाहर जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो फ्रिक्शन फोर्स उसे बचा ले। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन सा मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिलती है जो बाहर की तरफ लगती है, और जो उसकी नॉर्मल फोर्स रिएक्शन होती है वो डिवाइड हो जाएंगी दो हिस्सों में, क्योंकि रोड और गाड़ी के बीच में कुछ एंगल बना। जो थीटा की तरफ होगा वो एन कॉस थीटा होगा, जो थीटा से परपेंडिकुलर होगा वो एन कॉस थीटा होगा, और जो पैरेलल होगा वो एन साइन थीटा होगा। जब गाड़ी सर्कुलर पाथ से टर्न लेंगी और बैंकिंग ऑफ रोड से टर्न लेंगी तो उसमें हमें कौन कौन सा मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, इसे समझते हैं। सबसे पहले गाड़ी का वेट जो रहेगा mg, और एक उसकी नॉर्मल फोर्स जिसके बीच में कुछ एंगल बनेगा थीटा, जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो एन कॉस थीटा होगा, और जो उसके पैरेलल होगा वो एन साइन थीटा होगा। एक फोर्स जो इसे बाहर की तरफ लेके जाएंगी वो होंगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होंगी m/v²/r, और एक फोर्स जो होंगी जो उसे अंदर की तरफ खींचेंगी वो होंगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए हम डायग्राम से समझते हैं। जो उसका एन साइन थीटा होगा, एन साइन थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा mv²/r, और जो एन कॉस थीटा होगा हमारा एन कॉस थीटा वो इक्वल हो जाएगा उसके मास के mg के। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पर एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r इंटू mg। एन से एन कैंसिल हो जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर से बचेगा v² अपॉन rg।
हम जानते हैं कि साइन थीटा इन अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर ये कंडीशन होंगी तो गाड़ी हमारी सेफ रहेंगी। अगर इससे ज़्यादा स्पीड होती है तो हमारे गाड़ी के बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये था बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारे कंसेप्ट पूरे क्लियर हुए। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करें, हम इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए हम इसके प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 100 ग्राम मूव अराउंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड 7.5 रेडियन पर सेकेंड। कंप्यूट लीनियर स्पीड एंड सेकेंड है उसका, फोर्स डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर। तो हमें इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया इसे समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 ग्राम है, सर्कल के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, जिसका रेडियस है 2 मीटर और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है, जिसकी स्पीड है 7.5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमें गिवन है इस प्रॉब्लम में। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे हम। m इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 किलोग्राम। और इसका रेडियस हमें गिवन है 2 मीटर। और इसकी एंगुलर स्पीड है यानी ओमेगा, और इसकी स्पीड यानी कि एंगुलर स्पीड जिससे ये कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है 7.5 रेडियन पर सेकेंड है। तो हमें इसमें लीनियर वेलोसिटी यानी कि v मालूम करने का है और फोर्स की डायरेक्शन मालूम करनी की है। सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करने का मतलब जो सेंटर की तरफ है, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस जो लगती है फोर्स। तो सबसे पहले लीनियर वेलोसिटी होती है हमारी v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, और ओमेगा दिया हुआ हमें 7.5, 7.5 दूनी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है, जो टुवर्ड द सेंटर लगती और अलोंग द रेडियस रखती है, वो मालूम करना है। एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम हमें दिया हुआ है 0.1 और वी हमारा गिवन हुआ था लीनियर वेलोसिटी 15 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद एफ सी इज इक्वल्स टू 11.25। ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएंगी। तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। इस तरह से हमारा ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इस प्रॉब्लम को वीडियो को पीछे लेकर देखिए, आपके सब क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा एफ सी इज इक्वल्स टू 11.25 न्यूटन। सॉरी, हमने इसकी यूनिट लगाना भूल गए थे, न्यूटन।
जो भी हमारी सॉल्व इक्वेशन हो रही है उसकी यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये आप एग्ज़ाम में इसका ख़ास तौर पर ध्यान रखें। चलिए हम अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसका दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अ स्पेरिकल बॉब ऑफ अ डायमीटर 3 सेंटीमीटर हैविंग अ मास 100 ग्राम्स इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 48.5 सेंटीमीटर. Find the angular velocity and tension in the string if bob is rotated now at 600 rpm in a horizontal circle. Neglected the weight of the string and bob. If the same bob is now wired in a vertical circle of same radius, what will be the difference in tension at lowest and highest point? तो हमें प्रॉब्लम में ये गिवन है कि एक बॉब है जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है और जिसका वजन 100 ग्राम है, अटैच है एक लेंथ के साथ, एक धागे के साथ, जिसकी लेंथ 48.5 सेंटीमीटर बताई गई है। तो हमें इस प्रॉब्लम में एंगुलर वेलोसिटी और टेंशन और धागे का टेंशन या तनाव मालूम करना है हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर। तो चलिए हम मालूम करते हैं। तो हमारा डायमीटर दिया हुआ है d इज इक्वल टू, तो इस क्वेश्चन में हमारा डायमीटर दिया हुआ है d इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो हमें स्पेरिकल बॉब का रेडियस निकालना होगा डायमीटर से। तो हमें स्पेरिकल बॉब का रेडियस निकालना होगा डायमीटर से। रेडियस निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, r इज इक्वल्स टू रेडियस प्लस लेंथ। लेंथ तो हमें गिवन है 48.5 सेंटीमीटर, आर निकालना होगा, लेंथ तो हमें पता ही है 48.5 सेंटीमीटर, सिर्फ आर निकालना होगा। आर निकालने के लिए फार्मूला में आर निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, आर इज इक्वल्स टू 3/2। तो हमारा आर आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर और लेंथ गिवन है 48.5 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा रेडियस निकल जाएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू आर प्लस एल। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर आर इज इक्वल टू आर प्लस एल, तो वैल्यू को हम इस इक्वेशन के मुताबिक रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² प्लस 48.5 इंटू 10⁻⁻²। 48.5 प्लस 1.5 हो जाता हमारा 50 और 10⁻⁻ हो जाएगा -2। ये हो जाएगा हमारा रेडियस। इस प्रॉब्लम में हमें मास ग्राम में दिया हुआ है, मतलब कि वज़न हमें ग्राम में दिया हुआ है, इसे हमें किलोग्राम में करना होगा। इसे 100 से डिवाइड करने पर हमारा ये आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा T1, T2 और T। सबसे पहले हम इसमें एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे एक बॉब की। स्पायरिकल पेंडुलम टाइप एक बॉब है जिसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तौर पर इसका टेंशन हमें गिवन करना है इस प्रॉब्लम के मुताबिक। तो हमारा ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn। एन हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आपने समझा होगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है इससे पहले लेक्चर में। अगर नहीं पता है तो आप इससे पहली वीडियो में आपको फ्रीक्वेंसी क्या है ये समझ आ जाएगा। आप इसकी फर्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, आप इससे पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे हम 3.142 और n की वैल्यू रखेंगे 10। तो ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन करने के बाद 62.84 रेडियन पर सेकेंड। तो अब हम इस धागे में टेंशन या तनाव मालूम करेंगे। जो हमारा टेंशन फोर्स होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होती है। ये हमने इस यूनिट में पढ़ा है।
तो हमारा हो जाएगा FC इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। जो FC होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो टेंशन के इक्वल होता है। तो हमारा हो जाएगा T इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, T इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में वैल्यू रखने पर T इज इक्वल्स टू m की वैल्यू रखेंगे हम 0.1, r की वैल्यू रखेंगे 50 इंटू 10⁻⁻², और ओमेगा की वैल्यू रखेंगे जो अभी हमने निकाली है 62.84 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, 62.84 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमारे इस कैलकुलेशन के बाद T की वैल्यू आएंगी, T इज इक्वल टू 197.4 न्यूटन। तो हम इस इक्वेशन में गिवन है कि T2 माइनस T1 डिफरेंस इन टेंशन एट लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। T2 माइनस T1 जो है वो लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन है, जो हमारा होगा 6 mg के बराबर। तो वैल्यू रखने पर 6 इंटू 0.1 इंटू 98, इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारा टेंशन आ जाएगा, फाइनल टेंशन 5.88 न्यूटन। तो ये टेंशन होगा हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट का। उम्मीद है आपका ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को पीछे लेकर दोबारा देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। तो चलिए हम अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम इसका अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अ फ्लैट कर्व हाईवे हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 400 मीटर। अ कार राउंड्स द कर्व्स एट स्पीड ऑफ 32 मीटर पर सेकेंड। What is the minimum value of coefficient of friction? What is the minimum value of coefficient of friction that will be prevent car from sliding? G is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक फ्लैट कर्व हाईवे है जिसका रेडियस है 400 मीटर और उस फ्लैट रोड पर से कार गुजर रही है 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। तो हम इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू मालूम करने के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, यानी कि हमें म्यू मालूम करने का है, जिससे कार बची रहे, रोड के बाहर ना जाए, स्लाइडिंग ना हो। तो चलिए हम देखते क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया हुआ है। रेडियस दिया है हमें 400 मीटर, और वेलोसिटी दी हुई है 32 मीटर पर सेकंड। इसमें हमें म्यू मालूम करने का, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हम जानते हैं कि मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ द कार अलोंग कर्व हॉरिजॉन्टल रोड टू प्रिवेंट फ्रॉम द स्लाइडिंग, उसके लिए होती है हमारी वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू आर जी। ये कंडीशन से कार
बचे रहती है, मतलब बाहर की तरफ स्लाइड नहीं होती। ये हमने इस वीडियो में इसका डेरिवेशन देखा है। आप वीडियो को थोड़ा पीछे लेकर देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बताई है इसी वीडियो में, आप पीछे लेकर देख सकते हैं। तो हमारे v इज इक्वल टू होता है म्यू आर जी। तो हमें इसमें मालूम करने का है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि म्यू मालूम करने के लिए। तो म्यू को हम ये साइड में लेकर आएंगे। म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे वी स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर अपॉन 400 इंटू 9.8, जिसे हम 98 लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो ये हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद म्यू इज इक्वल टू 0.2612। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर होगा हमारा म्यू इज इक्वल टू 0.2612। इसके बाद का हमारा अगला प्रॉब्लम है अ बैंक रोड ऑन अ हाईवे हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 400 मीटर। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 5 डिग्री। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार ऑन दैट बैंक रोड। तो चलिए हम ये प्रॉब्लम को समझते हैं। पहले एक बैंकिंग ऑफ रोड हाईवे है। बैंकिंग ऑफ रोड बोले तो जिसका रास्ते के किनारे को थोड़ा ऊंचा उठा दिया जाता है कुछ डिग्री के एंगल में। इस प्रॉब्लम में हमें 5 डिग्री इंक्लिनेशन रोड को उठाया गया है, बैंकिंग ऑफ रोड को, जिसका रेडियस है 400 मीटर। तो इस प्रॉब्लम में हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करनी है बैंकिंग ऑफ रोड की। तो हमें इस प्रॉब्लम में गिवन है आर इज इक्वल टू मतलब कि रेडियस 400 मीटर और थीटा 5 डिग्री मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 5 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें पहले टेन थीटा मालूम करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले टेन थीटा मालूम करना पड़ेगा। टेन थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा इसमें 5 डिग्री, और लॉग टेबल में 5 डिग्री के लिए एंगल देखना होगा क्या आता है। तो टेन थीटा 5 डिग्री के लिए एंगल होगा हमारा 0.0874। तो हमारा टेन थीटा होगा 0.0874। तो हमारी बैंकिंग ऑफ रोड के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर इंटू जी इंटू टेन थीटा। तमाम वैल्यू को इस इक्वेशन में रखने पर 400 इंटू जी की वैल्यू होती 9.81 और टेन थीटा की वैल्यू जो अभी आई 0.0874। कैलकुलेशन करने के बाद ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 342.9576 342.9576। अब लॉग टेबल का यूज़ करके हम अंडर रूट 342.9576 का लॉग टेबल में वैल्यू देखते हैं क्या आती है इसकी वैल्यू होंगी 18.51। तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होंगी वी मैक्स इज इक्वल टू 18.51 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होंगी
18.51 मीटर पर सेकेंड। ये हो हमारा बैंकिंग ऑफ रोड के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी। चलिए हम इसका अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा अगला प्रॉब्लम है, इन अ सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट हैविंग मास ऑफ 50 kg मूव इन अ स्पेरिकल गेज of a radius 3 meter. Calculate the least velocity with which he must pass highest point without losing. Also calculate his angular velocity at highest point. तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या क्या हमें दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि एक सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट स्पेरिकल गेज में मोटरसाइकिल को घुमाता है, जिसमें मास 50 kg दिया हुआ है और रेडियस 3 मीटर दिया हुआ है। हमें इसकी वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी निकालने की है हाईएस्ट पॉइंट पर। तो चलिए हम देखते हैं पहले प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है। हमें मास दिया हुआ है 50 kg और रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर। और हमें मालूम करने का है वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी मालूम करने की हमें। हमें इसमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी मालूम करने की है। हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाती है या सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो हम इसे लिखेंगे F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उस पर दो कंपोनेंट लगते हैं, एक है नॉर्मल फोर्स और एक उसका रहता है वेट। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम इस प्रॉब्लम में एक कंडीशन लेके चलते हैं कि व्हेन अ मोटरसाइकिल इज जस्ट लूज कॉन्टैक्ट। तो हमारा n इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हमारा बचेगा एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा g इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। हम वी स्क्वायर को ये साइड में लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू जी। तो वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर तो हमारा हो जाएगा 3 × 9.8। तो वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखने पर तो हमारा हो जाएगा 3 × जी की वैल्यू होती 9.81। तो हमारा कैलकुलेशन होगा 29.43। तो हमारी वी स्क्वायर की वैल्यू होंगी 29.43। तो हमें v की वैल्यू मालूम करनी की है तो हम इसे स्क्वायर रूट में लिखेंगे। v इज इक्वल टू 29.43। अब हम 29.43 का स्क्वायर रूट देखेंगे लॉग टेबल की मदद से। तो हमारा लॉग टेबल में देखने के बाद इसकी वैल्यू आएंगी, यानी कि v की वैल्यू आएंगी v इज इक्वल टू 5.421 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी लीनियर वेलोसिटी होंगी v इज इक्वल टू 5.421 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब इसकी हम एंगुलर वेलोसिटी मालूम करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगी?
तो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा को ये साइड में लेके जाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर। वैल्यूज को इसमें रखने पर ओमेगा इज इक्वल टू 5.421 अपॉन 3। आफ्टर कैलकुलेशन करने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएंगी ओमेगा इज इक्वल टू 1.87 रेडियन पर सेकेंड। जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसमें यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये आपको एग्ज़ाम में इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट के बगैर प्रॉब्लम सॉल्व माना नहीं जाएगा। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होंगी रेडियन पर सेकेंड, मास की होंगी किलोग्राम या ग्राम। प्रॉब्लम के हिसाब से हमें यूनिट को लगाना होगा। तो चलिए हम इसका अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा इसके बाद का अगला प्रॉब्लम है अ मीटर गेज ट्रेन इज अ मूविंग एट 60 किलोमीटर पर हावर्स ऑफ अ कर्व रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर फाइंड एलिवेशन ऑफ आउटर रील ओवर इनर रील। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ ये समझते हैं पहले। इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि मीटर गेज ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पटरी पर चल रही है, और हमें पटरी की इनर रील और आउटर रील की वैल्यू मालूम करनी की है। तो हम इस प्रॉब्लम में गिवन है वेलोसिटी जो है 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो हमें इसके लिए पहले इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें वेलोसिटी को इस तरह लिखना होगा 60 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। इसको सॉल्व करने पर हमारी वेलोसिटी आ जाएंगी 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी होंगी। तो हमें इस प्रॉब्लम में लेंथ दी हुई है मीटर गेज ट्रेन की 1 मीटर और रेडियस दिया हुआ है 500 मीटर। तो हमें इसमें हाइट और एंगल मालूम करना होगा इनर और आउटर रील की। तो हमारा थीटा हो जाएगा इसके लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो हम वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 50/3 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू रखेंगे 500 और जी की वैल्यू रखेंगे 9.81। तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद थीटा आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.0567। तो हमारा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.0567 के लिए हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे। हमारी थीटा की वैल्यू क्या थी हम इसमें देखते हैं। तो हमारी थीटा की वैल्यू आएंगी 3.15 डिग्री। तो हमें इस प्रॉब्लम में हाइट मालूम करने के लिए तो चलिए हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो चलिए हम इस ट्रायंगल की मदद से समझते हैं। इसकी लेंथ है 1 मीटर और एंगल है थीटा। थीटा की तरफ जो रहता है वो एल कॉस थीटा रहता है और एल साइन थीटा उसके थीटा से परपेंडिकुलर रहता है। जो एल साइन थीटा होता है वो थीटा से परपेंडिकुलर रहता है। तो हमारा हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। तो वैल्यू को इस इक्वेशन में रखने पर एच इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू है 1, साइन थीटा की वैल्यू होंगी मतलब थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा उसके अंदर 3.51 डिग्री, और लॉग टेबल का यूज़ करके हमें साइन थीटा 3.51 की वैल्यू निकालना होगा। तो हमारी वैल्यू हो जाएंगी इसकी 1 इंटू 0.567। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एच इज इक्वल्स टू
1 इंटू 0.567, तो हमारी हाइट आ जाएगी इसके लिए h इज़ इक्वल टू 0.567 मीटर। ये था हमारा इसका कैलकुलेशन। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे।